Hello everyone, myself Dr. Neema. I am lecturer in JMC groups of hospital and institution. So today I am presenting with the topic ultrasound therapy. Basically अल्ट्रासाउंड थेरेपी हम फिजियोथेरेपी में यूज़ करते हैं, क्लिनिकल पर्पज से हम यूज़ करते हैं पेशेंट्स को। ये एक जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है ये इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट हैगा। अल्ट्रासाउंड जो होती है एक मोडालिटी होती है जो हमारी पेन रिलीविंग मोडालिटी होती है। सो वी प्रोसीड फर्दर with the definition of ultrasound therapy. Ultrasound is defined as the periodic mechanical disturbance of an elastic medium such as air. Means कि अल्ट्रासाउंड थेरेपी जब हम पेशेंट को देते हैं तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत होती है हमारे एयर हेड को स्किन पे जब हम पेशेंट के देते हैं उसके बीच में, तो वो मीडियम हमारा एयर भी होता है, वाटर भी होता है और टिश्यूज़ भी होते हैं मीडियम्स हमारे। जो हमारी साउंड होती है अल्ट्रासाउंड की उस एक मीडियम की ज़रूरत होती है जो मैं बता रही हूँ। और जो मीडियम है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, लेकिन वो कभी भी वैक्यूम को क्रॉस नहीं करता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था अल्ट्रासाउंड रेफर होता है मैकेनिकल वाइब्रेशन से, ठीक है। इसमें जो बहुत ज़रूरी होता है ये क्योंकि इसकी जो साउंड वेव्स होती है उसमें हाई फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। और जो ये वेव्स होती हैं ये इतनी ज़्यादा हाई होती है हमारी ह्यूमन हियरिंग जो एक नॉर्मल हमारी जो हियरिंग होती है उससे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट जो वाइब्रेशन होती है वो किससे मर्ज होती है, साउंड के साथ मर्ज हो जाती है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज हो जाती है। जो वाइब्रेशन जो कम होती है इस फ्रिक्वेंसी से उसे इंफ्रासाउंड और इंफ्रासोनिक कहा जाता है। ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं वो 20 to 20,000 हर्ट्ज होती है, और जो अल्ट्रासाउंड होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो किससे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, और जो इंफ्रासाउंड होती है उसकी 20 हर्ट्ज से कम होती है। और जो थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड जो हम बेसिकली पेशेंट को देते हैं उसकी 0.5 से 5 मेगाहर्ट्ज होती है। हम इसमें वेवलेंथ पढ़ेंगे, फ्रिक्वेंसीज पढ़ेंगे, इसकी वेलोसिटीज पढ़ेंगे, और हम इसके अंदर जो वेलोसिटी है वो बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, जो हम मीडियम यूज कर रहे हैं उसके फिजिकल नेचर पे डिपेंड करती है। नाउ हमारा जो प्रोडक्शन होता है अल्ट्रासाउंड का थेरेप्यूटिक में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो होता है प्रोडक्शन वो होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, पीजो द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस सर्टेन सब्सटेंस on being subjected to external pressure, such substance are known as piezoelectric substance। जो प्रोडक्शन होता है स्मॉल मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का किसी भी सब्सटेंस पे जिस पर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसे प्लेजो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है। और एक होता है रिवर्स प्लेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन जो होता है मैकेनिकल वेव्स का और वाइब्रेशन का जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फील्ड्स लगाते हैं। तो बहुत टाइप के क्रिस्टल्स हमारे यूज होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज यूज करते हैं क्योंकि ये नेचुरल होता है। इसमें कुछ सिंथेटिक सैरामिक मटेरियल होता है जैसे कि बेरियम टाइटेनेट हुआ, लेड जिरकोनेट टाइटेनेट हुआ। ये क्रिस्टल्स जो होते हैं डिफॉर्म्ड हो जाते हैं जब इसमें हम वेरियस पोटेंशियल डिफरेंस आता है, उसे कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। In order to apply the electric charge, metal electrode must be fixed to the crystal। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज इनके अंदर आता है तो जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं वो क्रिस्टल में फिक्स हो जाते हैं। If a suitable metal plate is fixed on one surface of the crystal, अगर कोई भी suitable metal plate हमारे क्रिस्टल पे फिक्स हो गई है एक साइड पे, while the opposite surface is in the air, उसका जो अपोजिट सरफेस है वो एयर में हो, तब जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो ट्रांसमिट किस में हो जाती है, क्रिस्टल की प्लेट में, ठीक है। जैसे कि कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है जब हम अप्लाई करते हैं कुछ भी। अब आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोनिक वेव्स। अब अल्ट्रासोनिक वेव्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी एज इट पासेस थ्रू द मटेरियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हीट एनर्जी में बदल जाती है जब हम इसको पास करते हैं किसी भी मटेरियल में। द कन्वर्जन ऑफ सोनिक एनर्जी टू हीट इज ड्यू टू इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन। जब सोनिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में तो क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर का मोशन होता है, जो प्रेशर है वो बढ़ने लगता है।
जो अब्जॉर्प्शन होता है सोनिक एनर्जी का वो हमारे टिश्यूज में बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा अमाउंट का प्रोटीन भी होता है, और लेकिन इसमें वाटर का कंटेंट कम होता है। अगर ब्लड में देखा जाए तो लीस्ट प्रोटीन कंटेंट एंड लीस्ट अब्जॉर्प्शन, ब्लड के अंदर क्या होगा, प्रोटीन का कंटेंट कम होगा और कम ही उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बोन्स, अगर बोन्स के बारे में बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट प्रोटीन कंटेंट एंड ग्रेटेस्ट एब्जॉर्प्शन, तो बोन्स में प्रोटीन कंटेंट जो होता है ज्यादा एब्जॉर्ब होता है और ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और एब्जॉर्प्शन भी उसका ज्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट इज एटेन्युएशन ऑफ अल्ट्रासाउंड्स इन द टिश्यूज। जब अल्ट्रासाउंड थेरेपी देते हैं तो उसके अंदर बीन ऑफ एनर्जी जो होती है टिश्यूज की वो कम क्यों हो जाती है, टिश्यूज में जाते ही एनर्जी हमारी कम क्यों लगने लगती है। सो द लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड बीन इन द टिश्यू इज कॉल्ड एटेन्युएशन। मतलब जब एनर्जी लॉस हो जाती है अल्ट्रासाउंड बीन्स के जब टिश्यू में आता है तो उसे एटेन्युएशन कहता है, जो मैंने आपको पहले बताया है। एंड डिपेंड ऑन बोथ एब्जॉर्प्शन एंड स्कैटरिंग, ये दोनों ही किस पे डिपेंड, एटेन्युएशन किस पे डिपेंड होता है, कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितनी स्कैटरिंग हो रही है, मतलब कितनी हमारी जो हमारी बीन ऑफ टिश्यूज के अल्ट्रासाउंड की लाइट रेज है वो कितने डीपर पेशेंट में पेनिट्रेट हो रही है। सो एब्जॉर्प्शन अकाउंट्स फॉर सम 60 to 80% ऑफ द एनर्जी। जो एब्जॉर्प्शन है वो 60 to 80% एनर्जी में एब्जॉर्ब होता है। लॉस फ्रॉम द बीन्स, ठीक है। द स्केटर्ड एनर्जी में ऑल्सो भी एब्जॉर्ब, जब स्केटरिंग जब रेज ऑफ बीन्स अंदर जाती है तो वो भी एब्जॉर्प्शन होता है, अदर दैन इन द रीजन टू विच द अल्ट्रासाउंड बीन इज अप्लाइड, ठीक है। उन अदर एरियाज में भी एब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग होती है जहां पर हमारी बीन ऑफ लाइट रेज जा रही हैं अलग रीजन में। स्कैटरिंग इज कॉज्ड बाय रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। स्कैटरिंग में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, विच अकर एट इंटरफेरेंस थ्रू द टिश्यू, जो टिश्यू के इंटरफेरेंस से अकर होता है। अब आता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, हमारा हेड होता है जो हम अल्ट्रासाउंड में पेशेंट के में यूज करते हैं। अल्ट्रासाउंड यूनिट दैट कंटेन द क्रिस्टल। ट्रांसड्यूसर में ये जो पॉइंट, ये जो एरिया है हमारे से ट्रांसड्यूसर हेड कहते हैं, इसमें हमारी सारी यूनिट होती है, इसमें क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें पावर होता है, जिसमें हमारा जो पावर है वो पर यूनिट टाइम से होता है, इसी से हमारी इंटेंसिटी बढ़ती है। इंटेंसिटी क्या यूनिट क्या होती है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे अल्ट्रासाउंड के दो मोड्स होते हैं, कंटिन्यूस अल्ट्रासाउंड मोड एंड पल्स मोड। अल्ट्रासाउंड में कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ अल्ट्रासाउंड थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड। जब हम कंटिन्यूस पोर्ट पे पेशेंट को देते हैं तो हमारी जो जो हमारा ट्रीटमेंट टाइम है, जो हमारे अल्ट्रासाउंड की रे बीम्स है वो कंटिन्यूसली डिलीवर होती हैं। लेकिन पल्स में क्या होता है, डिलीवरिंग अल्ट्रासाउंड ऑन ओनली ड्यूरिंग अ पोर्शन ऑफ ट्रीटमेंट पीरियड। पल्स अल्ट्रासाउंड में ये कंटिन्यूसली नहीं आती हैं, ठीक है। पल्स जो होता है वो रिड्यूस करता है थर्मल इफेक्ट को। अब आती है हमारी फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसीज डिपेंड करती है कितने कंप्रेशंस आए हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारी। तो जो रियर फ्रैक्शन साइकिल पर हमारी ये कितने पे होती है, पर यूनिट टाइम के अकॉर्डिंग आती है। यूजुअली ये इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड कॉज अ डिक्रीज इन इट्स डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी अपनी अल्ट्रासाउंड थेरेपी की पेशेंट को देने में बढ़ा देंगे तो डेप्थ में ये कम जाएगी इसकी बीम्स ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी इन द सुपरफिशियल टिश्यूज। तो जो सुपरफिशियल टिश्यू में जो कंसंट्रेशन होता है यूएस एनर्जी का वो भी कम जाएगा। अब देखिए 1 मेगाहर्ट्ज में डीप पेनिट्रेशन हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसीज अल्ट्रासाउंड एनर्जी का, और 3.3 मेगाहर्ट्ज जहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है वहां पे हमारी डेप्थ में ये कम जा रही है, सो पेनिट्रेशन कम है। तो हमें हमेशा कम फ्रीक्वेंसी पे देना चाहिए ताकि जो पेनिट्रेशन ऑफ यूएस एनर्जी है वो अच्छे से हो। अब आता है इफेक्टिव रेडिएशन एरिया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव रेडिएशन एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ द ट्रांसड्यूसर फ्रॉम विच द अल्ट्रासाउंड एनर्जी रेडिएट।
जो एरिया होता है ट्रांसड्यूसर का, जो उसमें से हमारी एनर्जी रेडिएट होती है। सिंस द क्रिस्टल डज नॉट वाइब्रेट यूनिफॉर्मली, जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो वाइब्रेट इजीली नहीं होते, लेकिन जो हमारा इफेक्टिव रेडिएटिंग एरिया है वो हमेशा छोटा होता है हमारे ट्रीटमेंट हेड से। जब भी हम लोग अल्ट्रासाउंड हमेशा बोलते हैं कि स्मॉल एरिया में देते हैं पेशेंट को, क्योंकि ट्रांसड्यूसर हेड से अगर ट्रीटमेंट एरिया हमारा कम है तो जो हमारे क्रिस्टल्स हैं वो इजीली वाइब्रेट नहीं होंगे और यूएस एनर्जी इजीली पेनिट्रेट होगी। मूविंग द ट्रांसड्यूसर हेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट। मतलब जब हम ट्रांसड्यूसर हेड, जब हम अल्ट्रासाउंड का हेड मूव करते हैं तो जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट है। क्यों, कैसे है? टू स्मूथ आउट द इरेगुलरिटी ऑफ द नियर फील्ड, हम ट्रांसड्यूसर हेड कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, ये हमारे ट्रीटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ करता है उस एरिया को और इरेगुलरिटी जो होती है नियर फील्ड की उसे भी मेंटेन करता है। It reduces the irregularities of absorption that might occur due to refraction at interfaces। ये क्या रिड्यूस करता है? जो irregularity होती है absorption में, जिसकी वजह से इंटरफेसेस कहाँ पे आता है? रिफ्लेक्शन में आता है, स्टैंडिंग वेव्स में आता है, रिफ्रैक्शन में आता है और हमारे डिफरेंट टिश्यूज में ब्लड फ्लो में डिफरेंसेस आते हैं, उसमें ये हमारी इरेगुलरिटी को रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो रिड्यूस shear वेव फॉर्मेशन एंड रिड्यूस चेंजेस पेन। पेशेंट को पेन है उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है और पेन को भी रिड्यूस करता है। Thus, resulting heating pattern is likely to much more evenly distributed। जो हमारे हीटिंग पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। बेसिकली इसका जो आउटपुट होता है वो 1 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो 0.8 डिग्री सेल्सियस पर मिनट हो जाता है और जो वस्कुलर कूलिंग इफेक्ट है वो हमारा थोड़ा इग्नोर हो जाता है। जो इफेक्ट होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता, बिकॉज जो पल्स ट्रीटमेंट है उसका जो टाइम है हीट का वो क्या करता है, वो डिसेपरेट करता है किसको? टिश्यूज को उनके सर्कुलेशन ब्लड से। जो सर्कुलेटिंग ब्लड हो रहा है हमारे उसमें, उसके इफेक्ट को ये थोड़ा कम करता है। अगर हाई इंटेंसिटी हम पेशेंट को देंगे, therefore high intensity can be safely used in pulse treatment। हाई इंटेंसिटी अगर हम पेशेंट को दे रहे हैं तो वो सेफली कहाँ यूज हो रही है? पल्स ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एवरेज हीट रिड्यूस हो रही है। अब है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में हम क्या देखेंगे? An oscillation of sonic energies passes through the body tissue। अब ऑसिलेशन और सोनिक एनर्जी कहाँ पास हो रही है? बॉडी टिश्यूज में। इट कॉजेज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी इनटू द ब्लड। जो ऑसिलेशन है सोनिक एनर्जी का वो पास हो रहा है बॉडी टिश्यू में और जिसकी वजह से हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है बॉडी टिश्यूज में। In this energy is not dissipated by normal physiological response। इस एनर्जी में क्या होता है? अगर एनर्जी हमारी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में डिसेपरेटेड नहीं हो रही है, then there is a local rising temperature। तो फिर क्या होगा? हमारी टेम्परेचर बॉडी का राइज हो जाएगा। अब थर्मल इफेक्ट में अगर देखा जाए तो हीटिंग फाइब्रस टिश्यू स्ट्रक्चर सच एज जॉइंट्स, capsule, ligaments, tendons and scar tissues may cause a temporary increase in the extensibility and hence decreasing joint stiffness। अगर heating fibrous tissues जैसे कि joints, capsule में, ligaments में, tendons में, scar tissue में अगर temporarily increase हो जाएगा extensibility के अंदर, उसके अंदर, तो क्या होगा? हमारी joint stiffness कम हो जाएगी। माइल्ड हीट कैन ऑल्सो हैव द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग पेन। अगर हल्की हल्की हीटिंग इफेक्ट भी होगा तो वो भी हमारे पेन को रिड्यूस करेगा और मसल स्पाज्म होगा, मसल स्पाज्म को भी रिड्यूस करेगा और हमारी जो हीलिंग है उस प्रोसेस को भी प्रमोट करेगी, माइल्ड हीलिंग।
अबे नॉन थर्मल इफेक्ट में होता है कैविटेशन। बेसिकली कैविटेशन क्या होता है? कैविटेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ टाइनी गैस बबल। बेसिकली जो हमारा कैविटेशन होता है, जब भी हम पेशेंट्स को अल्ट्रासोनिक थेरेपी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बबल्स आने लगते हैं छोटे छोटे टिश्यूज में, तो उसे कैविटेशंस कहा जाता है। तो कैविटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ टाइनी गैस बबल्स इन द टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन। मतलब जब टाइनी गैस, थोड़ी सी गैस फॉर्मेशन हो जाता है, इससे बबल्स आ जाते हैं हमारे टिश्यूज में, किसकी वजह से? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन से। तो ये बबल्स जो होते हैं बहुत कम छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोन्स में होते हैं। इनका डायमीटर 10/10 की पास 6 माइक्रोमीटर होता है। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप। कैविटेशन दो तरीके का होता है, स्टेबल कैविटेशन और ट्रांसिएंट नॉन स्टेबल कैविटेशन। जो स्टेबल कैविटेशन है, इट अकर्स व्हेन द बबल्स ऑसिलेट टू एंड फ्रो विदिन द अल्ट्रासाउंड प्रेशर वेव्स बट रिमेन इंटैक्ट। मतलब स्टेबल कैविटेशन में क्या होता है? बबल्स जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, उसके अंदर ही ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन वो स्किन के कांटेक्ट में ही रहते हैं। जब अल्ट्रासाउंड प्रेशर होता है उसके अंदर ही ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन ये में ही इंटैक्ट रहते हैं। बट जो ट्रांजिएंट और कोलैप्स कैविटेशन जो होता है, ये कब अकर होता है? जब वॉल्यूम ऑफ बबल चेंज, जब बबल्स की वॉल्यूम चेंज हो जाती है। ठीक है, जल्दी जल्दी बबल्स की वॉल्यूम चेंज हो रही है, मतलब वो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो कोलैप्स होंगे, हाई प्रेशर बनाएंगे, और जो टेम्परेचर है वो भी उसमें भी बदलाव आएगा, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज को डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। बेसिकली जो हमारा स्टेबल कैविटेशन होता है वो किससे एसोसिएट होता है? ऑक्यूस्टिक स्टीमिंग। ठीक है, जो आवाज वाली स्टीमिंग है उससे हमारी एसोसिएट होता है। इसे हम थेरेप्यूटिक वैल्यू में कंसीडर करते हैं। बट द ट्रांसिएंट कैविटेशन which is only likely to occur at high intensity and can be damaging। लेकिन जो ट्रांसिएंट कैविटेशन है, अगर वो हम पेशेंट को हाई इंटेंसिटी पे देंगे तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होता है। In practice, the danger of tissue damage due to cavitation is minimized by the following measure। मतलब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेशेंट को दे रहे हैं, तो डेंजर होता है जो हमारे टिश्यू डैमेज का कैविटेशन की वजह से वो कम हो जाता है अगर हम ये सारे मेजर्स फॉलो करें। मतलब क्या है? यूजिंग स्पेस एवरेज इंटेंसिटी बिलो 4 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा हम लोग इंटेंसिटी हमें कितनी यूज करनी चाहिए? 4 वॉट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम यूज करनी चाहिए। यूजिंग अ पल्स सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड, हमेशा पल्स मोड पर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। मूविंग द ट्रीटमेंट हेड ड्यूरिंग इंसोनेशन, हमें हमेशा से नॉर्मली जो है पूरे ट्रीटमेंट में अल्ट्रासोनिक हेड को मूव करते रहना है। ऑक्यूस्टिक स्टीमिंग क्या होता है? ऑक्यूस्टिक स्टीमिंग इज अ स्टेडी सर्कुलेशन फ्लो ड्यू टू रेडिएशन। ऑक्यूस्टिक स्टीमिंग में क्या होता है? जो सर्कुलेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है रेडिएशन की वजह से। This very small fluid movement also occur around cell, tissues, fibers and other boundaries which is known as microscreening। इसके अंदर बहुत ही स्मॉल फ्लूइड का मूवमेंट होता है, जो किसमें अकर होता है? सेल्स के अराउंड होता है, टिश्यू फाइबर्स में होता है और अदर बाउंड्रीज में भी होता है। इसको कहा जाता है माइक्रोस्ट्रीमिंग। थेरेप्यूटिक यूजेस में अगर देखा जाए तो वेरिकोस अल्सर में हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? अल्ट्रासाउंड प्रमोट क्या करता है? हीलिंग को प्रमोट करता है वेरिकोस अल्सर में और प्रेशर सोर में। अल्सर अगर हमारे पैर में है तो ये वेरिकोस वेन से एसोसिएटेड होगा, तो हम इसे वेरिकोस अल्सर कहेंगे। अब प्रेशर सोर क्या होता है? बैड सोर की तरह होता है ये। जो बैड सोर अपीयर ऑन डिपेंडेंट साइड, यूजुअली ऑन लंबोसेक्टरल रीजन। पेशेंट लेटा हुआ है और वो उसका सारा ही डिपेंडेंसी लंबोसेक्टरल रीजन पर है। मोस्ट कॉमनली इन बेड रिडन एल्डरली पेशेंट। बेसिकली ये उन पे होता है जो जेरिएट्रिक्स ओल्ड पीपल्स हमारे बेड पर होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी इंजर्ड केस है, एक्सीडेंटल केस है लंबर रीजन की सर्जरी का, उसके बाद उसका पैराप्लीजिया हो गया है, वो उसको ट्रीटमेंट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो बेड पर ही है, तो उसको प्रेशर सोर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पेन रिलीफ में बहुत हेल्पफुल होता है, यूजुअली लो बैक पेन में, डिस्क प्रोलैप्स में एंड मैनी अदर कंडीशंस में। प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क में इसके अंदर क्या होता है कि
जब भी हमारे डिस्क के अंदर एबनॉर्मल डिस्टेंस हो जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है वर्टिब्रल्स के अंदर, तो उसे प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। उस कंडीशन में बेसिकली हम पेशेंट को देंगे तो पेन रिलीविंग में बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक्यूट टिश्यू इंजरी, एक्यूट टिश्यू इंजरी में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड जो होता है वो यूज होता है सॉफ्ट टिश्यूज में, स्पोर्ट्स इंजरी में, ऑक्यूपेशनल इंजरीज में और पोस्टनेटल इंजरीज में भी। ठीक है, बेसिकली हम इसको पेन में भी यूज करते हैं, पेरिनियल पोस्टनेटल पेन में देते हैं। पेशेंट को शोल्डर में दर्द है, न्यूरोजेनिक नसों का दर्द है या क्रॉनिक कोई पुराना दर्द है, हम उसमें भी पेशेंट को दे सकते हैं। स्कार टिश्यूज में हम देंगे तो अल्ट्रासाउंड इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ स्कार टिश्यू, एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू। क्या कर स्कार टिश्यूज में अल्ट्रासाउंड क्या क्या करता है, इंप्रूव करता है स्कार टिश्यू की क्वालिटी और एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू को। ये यूज होता है कंडीशन जैसे कि ड्यूपेट्रिन कॉन्ट्रैक्चर्स और पाल्मर प्लांटर फैसाइटी। ड्यूपेट्रिन कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है हमारे पाल्मर फेशियाज में थिकनिंग आ जाती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शंस बन जाते हैं। बेसिकली ये हमारे रिंग फिंगर में होता है और कभी कभी ये हमारे छोटे लिटिल फिंगर तक भी आ जाता है। तो ये हमारे अल्ट्रासाउंड से इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। प्लांटर फैसाइटिस में टेंडरनेस कहाँ आती है, हमारे हील में, मतलब पेशेंट को हाथ लगाते ही दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, प्लांटर फेशिया में टियर आ गया है, उसे प्लांटर फैसाइटिस कहा जाता है और उस कंडीशन में भी हमारा अल्ट्रासाउंड थेरेपी बहुत यूजफुल है। बोन इंजरी, बोन इंजरी में हम क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड थेरेपी is the first 2 week after bone injury can increase bone union। अल्ट्रासाउंड थेरेपी अगर हम पहले 2 हफ्ते में दें बोन इंजरी के बाद तो ये बोन को जोड़ने में काम आएगा, बट गिवन टू एन अनस्टेबल फ्रैक्चर, लेकिन फ्रैक्चर जो है वो अनस्टेबल रहेगा ड्यूरिंग द फेज ऑफ कार्टिलेज पॉलिफरेशन। जब तक कार्टिलेज पॉलिफरेशन नहीं होगा, जब तक हमारा फ्रैक्चर अनस्टेबल फेज पर रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बोन यूनियन को बढ़ा देगा। इट में रिजल्ट इन द पॉलिफरेशन ऑफ कार्टिलेज, ये रिजल्ट होता है कि ये पॉलिफरेशन को बढ़ा देता है जिसकी वजह से बोन यूनियन जो है कम हो जाता है। अल्ट्रासाउंड हैज ऑल्सो बीन यूज इन अर्ली डायग्नोसिस, जैसे अर्ली डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस फ्रैक्चर। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी पेशेंट को स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है तो अल्ट्रासाउंड अगर अर्ली डायग्नोसिस पे हम देंगे तो ये बहुत यूजफुल है। क्रॉनिक अजीमा, किसी को बहुत ज़्यादा पुराना अजीमा हैगा क्रॉनिक, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इफेक्ट, द मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड हैज़ एन इफेक्ट ऑन क्रॉनिक अजीमा एंड हेल्प इन इट्स ट्रीटमेंट। मतलब जो मैकेनिकल इफेक्ट होता है अल्ट्रासाउंड का, उसका जो इफेक्ट होता है क्रॉनिक एडिमा में, वो हेल्प करता है ट्रीटमेंट में। इट ऑल्सो ब्रेक डाउन एडेशन फॉर्मेशन फॉर्म्ड बिटवीन एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब जैसे कि एडेशन हुआ है किसी भी हमारी बोन्स के स्ट्रक्चर्स में, तो ये उसको ब्रेक डाउन करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, किस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं दे सकते, ट्यूमर में हम पेशेंट को नहीं दे सकते क्योंकि ये इंक्रीज कर देगा पॉलिफरेशन ऑफ कैंसरस सेल। अब है दूसरा मैलिग्नेंट अल्सर पे, प्रेग्नेंट यूट्रस पे हम नहीं दे सकते, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। एपिफाइजल प्लेट अगर पेशेंट को लगी हुई है तो हम नहीं देंगे। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो अगर पेशेंट को है तो हम नहीं देंगे, इट विल इंक्रीज। ट्यूबरक्लोसिस में भी हम पेशेंट को नहीं देंगे। हीमोआर्थ्रोसिस, जॉइंट्स के बीच में से खून आ जाता है, किसी भी इंजरी की वजह से जॉइंट्स में से खून आ रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं देंगे। हेमेटोमा, हेमेटोमा में क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है ब्लड का बॉडी के अंदर, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है हमारे इंजर्ड वेसल्स में, उसे हेमेटोमा कहा जाता है। हम उस कंडीशन में पेशेंट को नहीं देंगे। अब आता है रेडियोथेरेपी, पेशेंट को हुई है, हम उसमें भी नहीं देंगे। नर्वस सिस्टम, जैसे कि नर्वस टिश्यूज एक्सपोज हो जाते हैं, स्पाइनल बाइफिडा है, अगर लैमिनेक्टमी हुई है, किसी भी पेशेंट की हमारी लंबर की सर्जरी हुई है, लैमिनेक्टमी हुई है, तो अल्ट्रासाउंड शुड बी अवॉइडेड, नहीं दिया जाएगा। ट्रीटमेंट ओवर इम्प्लांट कार्डिक पेसमेकर शुड नॉट बी गिवन। अगर कोई भी केस किसी भी पेशेंट की अगर कार्डिक पेसमेकर इम्प्लांटेड है तो हम उसमें नहीं देंगे क्योंकि उसकी वर्किंग प्रॉब्लम में आएगी। एनेस्थेटिक एरिया, जहाँ पे भी हाई डोज शुड नॉट बी गिवन, किसी भी एरिया में जहाँ पे एनेस्थेटिक है, एनेस्थेसिया दिया हुआ है, यहाँ पे सुनपन है, पता नहीं चल रहा, तो फीलिंग ही नहीं है, सेंसेशन ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को नहीं देंगे। अब डेंजर ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के डेंजर्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर वेरी लेस एविडेंस ऑफ डेंजर ऑफ अल्ट्रासाउंड बट इट मे अकर इन सम कंडीशंस ओनली। बहुत ही कम एविडेंस अभी तक देखे गए हैं कि अल्ट्रासाउंड के डेंजर्स हैं, लेकिन
कुछ कंडीशंस में ये हो जाते हैं। बर्न कुड अकर इफ द हीट जनरेटेड एक्सीड्स द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू डिसिपेट इट। बर्न जो है वो हो जाता है पेशेंट को अगर हीट जनरेट हो गई है और एक्सीड हो गई है फिजियोलॉजिकल एबिलिटी से। टिश्यूज का जो डिस्ट्रक्शंस है उसकी वजह से ट्रांसिएंट कैविटेशन हो जाएगा। ये जो डेंजर्स हैं ये इसमें क्या होता है, वुड बी मोर लाइकली विद हाई इंटेंसिटी कंटिन्यूस आउटपुट विद स्टेशनरी हीट हेड और ओवर बोनी प्रोमिनेंट। जो डेंजर होता है वो बेसिकली अगर हमने हाई इंटेंसिटी की पे पेशेंट को दे रहे हैं और कंटिन्यूस मोड पे दे रहे हैं और हमारा जो हेड है अल्ट्रासाउंड का वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस वो एक ही जगह पे रखा हुआ है और वो भी बोन के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे लिए। अगर प्रिकॉशंस इसके क्या है, प्रिकॉशंस है कि एक्यूट इन्फ्लामेशन में है इसका प्रिकॉशंस लेना है, एपिफेजल प्लेट है उसमें हमें प्रिकॉशंस लेना है, पेशेंट को अगर फ्रैक्चर है तब लेना है हमें प्रिकॉशंस, और अगर ब्रेस्ट में इम्प्लांट हो रखा है तब हमें लेना है। थैंक यू एवरीवन। अगर अल्ट्रासाउंड थेरेपी मोडालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यू कैन मैसेज मी और यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।